हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि सहकारी खेती की हानियाँ। सहकारी खेती की कुछ प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का डर। सहकारी खेती में खेत का आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें आधुनिक मशीनों के प्रयोग की संभावना बढ़ जाती है। मशीनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग श्रम की मांग को कम कर सकता है तथा इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 2, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफ्रेंस, नौकरशाही का हस्तक्षेप। यद्यपि सहकारी खेती ऐच्छिक तथा स्वतंत्र संगठन है, परंतु फिर भी इसमें नौकरशाही का हस्तक्षेप सदैव बना रहता है। नंबर 3, भूमि से लगाव। भारतीय कृषक को अपनी प्राणों की भांति प्रिय है, जिसे वे सामान्य परिस्थितियों में छोड़ने को तैयार नहीं होते। वे भूमि प्रेम, अज्ञानता और रूढ़िवादिता के कारण सहकारी कृषि को अपनाने से परहेज करते हैं। नंबर 4, सहकारिता की भावना का अभाव। भारतीय गांव आज देश ईर्ष्या, वैमनस्य, मुकदमेबाजी तथा अपराध आदि के क्षेत्र बन चुके हैं। इस कारण वहां सहकारिता की भावना का विकास नहीं हुआ है। अतः ऐसे वातावरण में सहकारी खेती की सफलता संदेहजनक है। नंबर 5 है व्यक्तिगत उत्साह में कमी। सहकारी कृषि में सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और सबको समान पारिश्रमिक प्राप्त होता है। कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक में भेद नहीं किया जाता, अतः कुशल श्रमिक भी धीरे धीरे अकुशल श्रमिकों की तरह कार्य करने लगते हैं। फलतः उनके व्यक्तिगत उत्साह में कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट जाता है। नंबर 6 आता है आय वितरण की समस्या। सदस्यों के द्वारा दी गई भूमि का उपजाऊपन भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः हर एक के लिए एक उचित प्रतिफल को निर्धारित करना काफ़ी कठिन होता है। इसमें सदस्यों में अशांति की भावना बनी रहती है। नंबर 7, उत्तरदायित्व का अभाव। सहकारी खेती में यद्यपि सदस्यों का भूमि के ऊपर स्वामित्व बना रहता है, फिर भी इसमें स्वामित्व द्वारा पैदा होने वाले प्रोत्साहन देखने में नहीं आते। सहकारी समिति की यह त्रुटि और भी गंभीर हो जाती है जब कोई सदस्य एकत्र होकर काम करते हैं। फलतः असफलता का उत्तरदायित्व बड़ी आसानी से एक दूसरे के सिर मढ़ा जा सकता है। नंबर 8, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। आलोचकों का कहना है कि भारत में सहकारी कृषि अपनाने से फार्म बड़े बड़े हो जाएंगे, परंतु इन फार्मों का प्रबंधन करने के लिए देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। दूसरे, सहकारी कृषि की समस्याएं इतनी जटिल है कि उन्हें सुलझाने के लिए हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। नंबर 9, अन्य देशों में सहकारी कृषि की असफलता। सहकारी कृषि के आलोचकों का तर्क है कि विश्व में जहाँ कहीं भी सहकारी कृषि ऐच्छिक आधार पर संगठित की गई है, वहाँ वह असफल सिद्ध हुई है। अतः भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश कृषक अशिक्षित तथा रूढ़िवादी हैं और सहकारिता का महत्व नहीं समझते, वहाँ सहकारी कृषि की कामना करना ही निरर्थक है। अब आता है प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया। इनकी भारत में सहकारी कृषि की प्रगति। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही सहकारी कृषि की कल्पना की गई थी। भारत के लिए सहकारी खेती की विचारधारा नई नहीं है। ऋग्वेद साक्षी है कि भारत में सहकारी कृषि प्रणाली आदिकाल से प्रचलित हैं। 1942 में महात्मा गांधी ने सहकारी कृषि का हृदय से समर्थन किया था। 1947 में कृषि सुधार समिति ने सुझाव दिया था कि
छोटे भूखंडों को सहकारी कृषि व्यवस्था में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इस संबंध में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशों में 1950 से 57 में 45 सहकारी समितियां संगठित की गई थीं। योजना काल में सहकारी कृषि को महत्व दिया गया। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें सहकारी कृषि पर बल दिया गया और इसे प्रोत्साहन देने के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। 1955 से 56 में देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 1000 सहकारी कृषि समितियां कार्यशील थीं। फिर आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें यह सुझाव दिया गया कि अगले 10 वर्ष या अधिक की अवधि में कृषि भूमि का एक पर्याप्त भाग सहकारी कृषि के अंतर्गत आ जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सितंबर 1957 में हुई अपनी बैठक में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 3000 सहकारी कृषि समितियों की स्थापना का सुझाव दिया। आता है नेक्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें सहकारी खेती के विकास के लिए प्रारंभिक परियोजनाओं को स्थापित करने का सुझाव दिया गया। हर एक परियोजना के अंतर्गत 10 सहकारी समितियां बनाई जाती थीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में 3180 सहकारी खेती समितियों के लक्ष्य के विपरीत 2749 सहकारी खेती समितियां बनाई गईं। 30 जून 1974 को भारत में 4985 सहकारी संयुक्त खेती समितियां थीं। यह 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती कर रही थी तथा इनके लगभग 1.22 लाख सदस्य थे। आती है नेक्स्ट चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसमें संयुक्त खेती प्रणाली की असफलता का अप्रत्यक्ष रूप से उस समय संकेत दिया जब इसने सहकारी खेती के संबंध में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का उल्लेख न किया। वर्तमान में देश में लगभग 9700 सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनके सदस्यों की कुल संख्या 3.25 लाख है तथा जिनके अधीन 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि है। भारत में सहकारी कृषि की धीमी गति के कारण में भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से सहकारी कृषि की प्रगति हेतु निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। सहकारी कृषि में भूमि का अधिकतर भाग घटिया होता है, जिसके फलस्वरूप सहकारी कृषि लाभकारी नहीं होती। भारतीय किसान रूढ़िवादी, अशिक्षित तथा अंधविश्वासी है, अतः वह सरकारी कृषि में सहयोग नहीं देते हैं। सहकारी समितियों का अन्य समितियों जैसे साख समिति, क्रय विक्रय समिति, सिंचाई समिति आदि से समन्वय नहीं होता। जब समिति की भूमि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कारण अच्छी हो जाती है तो वे समिति से त्यागपत्र देकर अपने हिस्से की भूमि वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। भारत में कृषि पदार्थों के विपणन की वर्तमान व्यवस्था। इसमें सुनिए, भारत में किसान अपनी उपज को निम्नलिखित ढंग से बेचता है। नंबर फर्स्ट, लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार। भारत में किसान अपनी उपज का अधिकांश भाग ग्रामों में ही बेच देता है। ग्रामीण बाजार में फसलों की बिक्री मुख्यतः 3 रूपों में की जाती है। नंबर फर्स्ट, गांव की विशिष्ट हाट अथवा साप्ताहिक बाजारों में। नंबर सेकंड, गांव के ठेकेदार, महाजन तथा साहूकारों को। थर्ड, गांव में घूमते फिरते व्यापारियों तथा कमीशन एजेंटों को। प्रायः गांव में बिकने वाली फसल की किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती, परंतु अनेक कारण किसानों को इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि अपनी फसल गाँव में ही बेच दें। गाँव में फसल की बिक्री के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं: किसानों को ऋणग्रस्तता, किसानों की निर्धनता, भंडार गृहों की सुविधाओं का अभाव, बाजार योग्य अतिरेक का कम होना, यातायात व परिवहन के साधनों का अभाव। नंबर 2 आता है सेल्स एंड मार्केट्स, मंडियों में बिक्री। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है अनरेगुलेटेड मार्केट्स, अनियमित मंडियाँ। इन मंडियों में क्रय विक्रय प्रायः प्राचीन व्यवस्था के अनुसार होता है। इन मंडियों में कोई निश्चित व्यापारिक नियम नहीं होते हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मध्यस्थ पाए जाते हैं। इन मंडियों में कमीशन, दलाली, तौलाई, धर्मादा के रूप में बहुत कटौती होती हैं। वस्तुओं के मूल्य प्रायः दलाल और आड़तीय तय करते हैं। इससे अनपढ़ किसान को कुछ पता नहीं चलता। नंबर सेकंड, रेगुलेटेड मार्केट्स, नियमित मंडियाँ। इन मंडियों में नियमानुसार क्रय विक्रय होता है। इनका नियमन राज्य कृषि उपज
बाजार अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इनमें कार्य करने वालों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इन मंडियों में कमीशन तथा अन्य कटौतियाँ आदि निर्धारित की गई हैं और सौदा खुली बोली के अनुसार होता है। भारत में गेहूँ, कपास, गन्ना, जूट आदि की नियमित मंडियाँ पाई जाती हैं। इन मंडियों में किसान के साथ कोई धोखा नहीं होता और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध हो जाता है। 31 मार्च 2014 के दिन देश में 7,114 नियमित मंडियाँ थीं। इन नियमित मंडियों के अतिरिक्त देश में 22,759 ग्रामीण नियतकालिक बाजार हैं। बाजार का औसत क्षेत्र 114.45 वर्ग किलोमीटर है, जबकि विनियमित बाजार का औसत क्षेत्र 462.08 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पंजाब में 118.78 वर्ग किलोमीटर से मेघालय में 11,214 वर्ग किलोमीटर की भिन्नता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 2004 में 5 किलोमीटर अथवा 80 वर्ग किलोमीटर के दायरे के भीतर एक बाजार की सिफारिश की। बाजार के कम प्रसार से बाजार से संपर्क की समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 3, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, सहकारी विपणन समितियाँ। सहकारी समितियों ने कृषि वस्तुओं के विपणन में भाग लेना आरंभ कर लिया है। ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा बेचकर पर्याप्त मूल्य प्राप्त करती हैं। नंबर 4 आता है स्टेट ट्रेडिंग, राज्य व्यापार। भारत में राज्यों द्वारा कृषि पदार्थों का विपणन भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए हैं। राज्य की एजेंसियाँ जैसे भारतीय खाद्य निगम फसल तैयार होने के समय ग्रामीण क्षेत्रों या मंडियों के निकट अपने विशेष केंद्र स्थापित करता है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपज को खरीदा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।